Hello everyone. We are studying chapter 15, that is about Mughal Empire. Earlier we read about Babur, then Humayun, and Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, and Bahadur Shah Zafar. In this lecture we will read about the governance under Mughal Empire. Administration. Mughals managed to unite the country politically. मुगलों ने पूरे देश को राजनीतिक रूप से एक सूत्र में जोड़ा. They established a uniform system of administration which was a combination of both Indian and Persian system. They established a uniform system of administration. उन्होंने प्रशासन की एक नई प्रणाली चलाई which was a combination जिसमें कि फारसी और भारतीय दोनों संस्कृतियों का मेल जोल था, मिक्सचर था. यानी कि उन्होंने इंडियन और पर्शियन दोनों सिस्टम को मिलाकर भारत में साम्राज्य करने का एक नया सिस्टम डेवलप किया, कार्य प्रणाली बनाई. दे बिलीव्ड इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग. मुगल राजा की पावर में विश्वास रखते थे. इट मीन्स किंग वॉज द सुप्रीम पावर इन द मुगल एम्पायर. नोबडी कैन अपोज हिम. A strong army and efficient ministers assisted the empire. एक सशक्त सेना और कुशल मंत्रिमंडल सम्राट को असिस्ट करता था, सम्राट को सलाह देने का काम करता था. The whole empire was divided into सूबास. पूरा साम्राज्य सूबों में बटा हुआ था और हर सूबे के ऊपर सूबेदार होते थे. The Diwan was the collector of land revenue. दीवान का काम कर इकट्ठा करने का था. The कोतवाल looked after the law and order in the city. कोतवाल शहर के अंदर न्याय और कानून व्यवस्था देखने का काम करते थे. अकबर इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम. अकबर ने मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की बेस्ड ऑन रैंक, जिसमें कि रैंक के आधार पर और पोजीशन के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, मनसबदारों को नियुक्त किया जाता था. इन द ऑफिशियल हायरार्ची. अधिकारीगण जो हैं वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होते थे, जैसे कि नॉर्मली डी ग्रेड, सी ग्रेड, फिर बी ग्रेड, फिर ए ग्रेड, फिर क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं प्रेजेंटली. अब वैसा ही सिस्टम अकबर ने डेवलप किया था जिसे मनसबदारी सिस्टम कहते थे. मनसबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. ये कुछ ऐसा ही था जैसे उस मुगलों से पहले हमारे यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था. अंडर फ्यूडल सिस्टम के अंदर जैसे लैंडलॉर्ड जो हैं वो किसी भी एरिया जहाँ पे वो लैंडलॉर्ड्स होते थे वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था को देखते थे, उसके लिए वो जिम्मेवार होते थे. ऐसे ही मनसबदार जो हैं वो अपने एरिया में सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे. मनसबदार एक सशक्त सेना को तैयार करते थे और युद्ध के समय वो सेना सम्राट के साथ युद्ध में लड़ने के लिए जाती थी. ऐसे ही जिस एरिया का मनसबदार होता था, जिस क्षेत्र का मनसबदार होता था, वो उस एरिया से कर इकट्ठा करने का काम करता था. क्लियर. प्रशासन व्यवस्था बहुत बेहतर थी. अकबर ने इसे और भी अच्छा बना दिया था क्योंकि अकबर ने ऐसे सुधार किए थे जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो, और अगर कोई व्यक्ति कोई परेशानी से गुजरता है तो वो राजा से संपर्क कर सकता था. इसीलिए अकबर को महान राजाओं में काउंट किया जाता है. सोसाइटी एंड इकोनॉमी. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स. पूरा समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ था. द नोबिलिटी एंड द हाई ऑफिशियल्स फॉर्म्ड द अपर क्लास. नोबिलिटी और हाई ऑफिशियल्स, राजा के जो दरबारी या उच्च अधिकारी थे वो और राजा के परिवार के सदस्य वो अपर क्लास के अंदर आते थे. यानी कि मुगलों के साम्राज्य में जाति के आधार पर नहीं, धर्म के और धन के आधार पर क्लासिफिकेशन था. जो उच्च अधिकारी थे, जो राजा के नज़दीकी थे और उसके परिवार के लोग थे, वो सभी अपर क्लास के अंदर आते थे. दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी. वो एक लग्जूरियस लाइफ, आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे. द लोअर क्लासेस वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एंड अदर लॉली जॉब्स इन द सिटीज. जो लोअर क्लास के लोग थे वो पढ़ाई करके खेती का काम करते थे
या जो दूसरे लो लेवल काम जैसे साफ सफाई, जूते चप्पल बनाना, कढ़ाई करना, फूल बेचना, इस तरह के काम, साफ सफाई के काम शहरों में करते थे। और लोअर क्लास लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दे लिव्ड इन द मिजरेबल कंडीशंस। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज फ्रॉम द लैंड। राज्य सरकार की आय का प्रमुख साधन जो था वो भूमि कर था, विच वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जो कुल प्रोडक्शन के ऊपर फिक्स होता था। कुल प्रोडक्शन का 1/3% जो है वो राजा के खजाने में कर के रूप में जमा करवाया जाता था, यानी कि 100 में से 30%। द स्टेट लैंड वॉज नोन एज खलीसा। किसी भी स्टेट की या सरकार की जमीन जो थी, राजा की जमीन, उसे खलीसा कहा जाता था। ट्रेड वॉज डेवलप्ड एज इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। उस समय व्यापार ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, क्योंकि ये वो समय था जब भारतीय चीज़ें जो हैं वो एशिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट की जाती थी, यानी कि वो व्यापार के लिए भी गोल्डन एरा था, क्योंकि उस समय में हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर भेजी जाती थी। एशिया के अलग अलग हिस्सों में, अफ्रीका में और यूरोप के देशों के साथ हम लोग उस समय भी व्यापार कर रहे थे। मैनी फॉरेन कंपनीज, बहुत सारी विदेशी कंपनियां, जैसे कि पुर्तगीज, पुर्तगाली, डच और इंग्लिश वर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। बहुत सारी विदेशी कंपनियां जैसे पुर्तगाल से, डच या इंग्लिश, वो हमारे देश में व्यापार का काम करते थे। तो मुगल एम्परर एनकरेज ट्रेड बाय बिल्डिंग सराय, रोड्स एक्सेट्रा। मुगलों को व्यापार के महत्व का पता था, क्योंकि उनका मानना था जितना व्यापार बढ़ेगा उतना संपन्नता होगी, जितनी संपन्नता होगी उतना ही राजा जो है वो ज़्यादा कर इकट्ठा कर पाएंगे, तो राजा के दरबार में, राजा के साम्राज्य में उतनी ही समृद्धि भी होगी। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए मुगलों ने सरायों का निर्माण करवाया, ताकि एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके। और इसके अलावा मुगलों ने रोड्स का निर्माण करवाया, ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को भेजा जा सके जल्दी से जल्दी। रिलीजन, नो डाउट मुगल एम्परर फॉलोड इस्लाम। मुगल शासक इस्लाम को मानते थे। अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अकबर पहले ऐसे बादशाह थे जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, यानी कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। दूसरे मुगल शासकों की बजाय वो अलग थे, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने सभी धर्मों के सहयोग से ही सभी धर्मों के लोगों के सहयोग से अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया था। इट एम्ड एट हार्मनी अमंग डिफरेंट रिलीजन। सुलह उल या यूनिवर्सल पीस की जो नीति थी उसका फायदा अकबर को मिला, और दूसरे धर्म के लोग भी जो हैं अकबर का सम्मान करने लगे। हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई। ही सेट अप ए हॉल फॉर वर्शिप। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया, which was an open house to believers of different religions, for like Jain, Hindus, Zoroastrians, Christians, etc. ये इबादत खाना सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला था, जैसे कि यहाँ पर जैन, हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग मिलकर वाद विवाद, विचार विमर्श कर सकते थे। जहांगीर एंड शाहजहां वर ऑल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। जहांगीर और शाहजहां भी दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे। बट औरंगजेब वाज अ स्टॉन्च मुस्लिम। लेकिन औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। ही फोर्स्ड द हिंदूज टू अडॉप्ट इस्लाम। ही इम्पोज जजिया और ऑन हिंदूज। अकबर ने तो जजिया को खत्म कर दिया और औरंगजेब ने फिर से हिंदुओं के ऊपर जजिया को लगा दिया, और जबरदस्ती औरंगजेब ने हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। His policy of religious intolerance weakened the foundation of the Mughal Empire. धर्म के प्रति उसकी इन्हीं नीतियों के कारण
धर्म के प्रति उसकी इसी असहिष्णुता के कारण मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है वो विनाश की तरफ बढ़ गया। लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, all great works of Sanskrit like Raj Tarangini, Ramayana, Mahabharat, Puran, etc. were translated into Arabic. मुगलों ने राज तरंगिणी, रामायण, महाभारत, पुराण जैसे महान ग्रंथों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। अकबर एक ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, महान थे और जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। History became an important part of Indian writings. Babarnama, Akbarnama and Ain-e-Akbari are the main source of information of that period. मुगल साम्राज्य के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो मिलती है बाबर के द्वारा लिखी गई बाबरनामा से, अकबरनामा से और आईन-ए-अकबरी से, जो कि मुगलों के जीवन के बारे में हमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं। जहांगीर वॉज अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी। अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। जहांगीर वॉज अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। जहांगीर फारसी भाषा के विद्वान थे। ही रोट तुजुक जहांगीरी, उन्होंने तुजुक जहांगीरी लिखी। शाहजहां पेट्रोनाइज फेमस राइटर ऑफ दैट टाइम, शाहजहां भी उस समय के प्रसिद्ध लेखक थे। मुगल रूल वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक। मुगल काल संगीत के लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। तानसेन वॉज द फेमस ज्वेलर ऑफ अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिन्हें अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। पोइट्री वॉज वेरी पॉपुलर, कविताएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। इट वॉज बेस्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स रेंजिंग फ्रॉम रॉयल कोर्ट टू वर्शिप। उस समय अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कविताएं लिखी जाती थी, जैसे कि दरबार से रिलेटेड, साहित्य से, या राजा की जो पावर है, युद्ध कौशल है, उससे जुड़ी हुई, या भक्ति भावना से परिपूर्ण कविताएं लिखी जाती थी, भजन लिखे जाते थे। द मुगल्स बिल्ट द फाइन स्पेसिमेंस ऑफ आर्किटेक्चर्स। मुगलों ने वास्तुकला के बेहतरीन, शिल्पकला के बेहतरीन नमूनों को बनाया। अकबर बिल्ट द फेमस हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली। अकबर ने प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जो आगरा के नजदीक है। जहांगीर लेड ब्यूटीफुल गार्डन्स। जहांगीर ने खूबसूरत बागीचों का निर्माण करवाया, जैसे शालीमार बाग, निशान बाग। बट इट इज शाहजहां हु इज नोन एज इंजीनियर एम्परर। लेकिन ये शाहजहां ही है जिन्हें इंजीनियर एम्परर के नाम से जाना जाता है। He built रेड फोर्ट, उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और विश्व प्रसिद्ध, विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण भी करवाया। औरंगजेब डिड नॉट फेवर फाइन आर्ट्स। औरंगजेब फाइन आर्ट को फेवर नहीं करते थे, उनका कला में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी टू कॉमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। अकबर ने अपनी गुजरात फतेह का जश्न मनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा भी कहा जाता है। द पेंटिंग्स ऑफ द मुगल पीरियड वर a synthesis of Indian and Persian school of art. मुगलों के समय में जो भी पेंटिंग्स बनी हैं वो इंडियन और पर्शियन स्कूल ऑफ आर्ट का मिक्सचर है, यानी कि पर्शियन और भारतीय सिस्टम को मिलाकर ही मुगलों के समय में चित्रकारी की गई। बिसाइड्स बीइंग ए पैटर्न ऑफ पेंटर्स, जहांगीर हिमसेल्फ वाज ए वेल नोन पेंटर। जहांगीर खुद एक बहुत ही विख्यात पेंटर थे। द लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्ट वर ऑल वर एट जीनत ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं मुगल कला प्रेमी थे, वो कलाकारों का सम्मान करते थे और उनके समय में चित्रकारी, शिल्पकारी, ये और पोइट्री, म्यूजिक, ये सभी कलाएं जो हैं वो अपने स्वर्णिम काल में थी। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इतने सशक्त, इतने बढ़िया बेहतरीन साम्राज्य का अंत कैसे हुआ।
The strong points of the Mughal Empire were religious tolerance, human approach, skillful diplomacy, and able administration. मुगलों के साम्राज्य के जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे या मुगल साम्राज्य के विस्तार के जो प्रमुख कारण थे, एक तो मुगल सभी धर्मों का सम्मान करते थे, वो इंसानियत का सम्मान करते थे और कलाकारों का सम्मान करते थे। उनकी प्रशासन व्यवस्था बहुत 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 बेहतर थी। बट द डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड वंस दीज पॉलिसीज वर रिवर्स्ड। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हुई तो ये पॉलिसीज भी जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, बदलती चली गई। आफ्टर औरंगजेब 9 रूलर्स केम टू द थ्रोन विद इन अ पीरियड ऑफ 54 ईयर्स। औरंगजेब के मरने के बाद 1760 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद लगभग 54 रूलर्स गद्दी पर बैठे, लगभग 9 रूलर्स गद्दी पर बैठे 54 ईयर्स के लिए, लेकिन कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। The religious intolerance of Aurangzeb turned the Rajputs against him. औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति की वजह से राजपूत उसके शत्रु बन गए। Who had always supported the Mughal Empire, जो कि सदैव ही मुगलों का समर्थन करते थे, लेकिन औरंगजेब के टाइम में मुगल में राजपूत मुगलों के खिलाफ हो गए। सेम वॉज द कंडीशन ऑफ सिख, और यही स्थिति सिखों और मराठों की भी रही। The Mughals did not have any rule of succession and hence the death of each ruler resulted in bloody wars. मुगल कभी भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करते थे मुगल बादशाह, और उसी के परिणाम स्वरूप हर मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में, उसके उत्तराधिकारियों में और उसके नॉबल्स में, उसके जो परिवार के लोग होते थे, उसके नज़दीकी लोगों में गद्दी के लिए युद्ध शुरू हो जाता था। Weak and inefficient successor of Aurangzeb provided an open invitation for internal rebel. औरंगजेब के कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारियों ने इन्वाइडर्स को मौका दिया, इंटरनल विद्रोह का मौका दिया और विदेशी आक्रमणकारियों को आक्रमण करने का मौका दिया। खुद मुगलों के करप्ट अधिकारी और हैवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिजल्टेड इन रिवोल्ट बाय पीजेंट्स। मुगलों के करप्ट भ्रष्ट अधिकारियों के कारण और उनकी कर इकट्ठा करने की गलत नीति के कारण भूमिहीन किसान या पीजेंट्स भी उनके खिलाफ विद्रोह करने लगे। द नोबल्स मनसबदार्स ग्रेजुअली बिकेम मोर पावरफुल। ये वो समय था जब मनसबदार और भी ज्यादा ताकतवर बन गए थे और अब वो सेंट्रल अथॉरिटी की नहीं मानते थे। They started establishing independent states like Hyderabad, Awadh, Bengal, etc. और यहाँ तक कि अवध, बंगाल और हैदराबाद के नवाबों ने तो खुद को स्वतंत्र राजा ही घोषित कर दिया था। The Europeans were the rising power in the world at that time. यूरोपियन उस समय दुनिया की बढ़ती हुई शक्ति थी, and they gradually took over the internal administration. और मौका पाते ही उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य पर, प्रशासन व्यवस्था पर, व्यापार पर अपना अधिकार जमा लिया। औरंगजेब रिमेन्ड इन दक्कन फॉर ऑलमोस्ट 20 years. दक्कन में औरंगजेब लगभग 20 साल तक रहे, विच गेव एन अपॉर्चुनिटी टू गवर्न, टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब वो दक्कन में रहे तो इसका फायदा उत्तर के उनके मनसबदारों ने उठाया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।